जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय को। और बच्चों मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, खास करके आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर आप 11वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आज के इस टॉपिक से, आज के इस लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। कम से कम 2 नंबर आपके बनने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिए। आज बेटा हम बात करने वाले रासायनिक संयोजन के नियम या बेटा रासायनिक संयोग के नियम की। तो जब हम रासायनिक संयोग के नियम की बात करते हैं तो यहां पर हम क्या समझना चाह रहे हैं बेटा? हम समझना चाह रहे हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, अर्थात अभिकारक उत्पाद बनाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया आपने बच्चों 10वीं में पढ़ करके आए होंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नियमों का पालन होता है, यानी कि जब अभिकारक उत्पाद बनाते हैं तो कुछ नियमों का पालन होता है। उन्हीं नियमों की आज मैं बात करने जा रहा हूं। तो बेटा रासायनिक संयोग के नियम में पहला नियम है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है बेटा, ये हम समझेंगे। तो पहली बात तो इसे किसने दिया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बेटा लेवोजिए। एक्चुअल में बेचारे का अच्छा खासा नाम था लेवोजियर। लेवोजियर ने दिया था बेटा, है ना। अंग्रेजी में हम इसे लेवोजियर पढ़ते हैं, लेकिन हम तो बेटा नाम बिगाड़ने में माहिर लोग हैं, तो हमने हिंदी मीडियम में बेचारे इसका नाम बिगाड़ दिया। हम इसे बेटा लाबूसिए बोलते हैं। एनसीईआरटी में लाबूसिए लिखा मिलेगा बेटा। अगर दूसरी कोई किताबों से आप पढ़ते हो तो उसमें हो सकता है लेवोजिए लिखा मिल जाए। एक्चुअल नाम है लेवोजियर, ठीक है। तो लाबूसिए लेवोजिए सब एक ही बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले ये नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझने के पहले बेटा मैं आपको गीता की एक लाइन बताता हूं। गीता में, गीता मतलब बेटा वो गीता नहीं आपकी दोस्त, गीता मतलब जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए थे, उस गीता की बात कर रहा हूं मैं। तो गीता में कहा गया है कि आत्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही बेटा नष्ट। आत्मा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचते रहती है। यही है आत्मा का संरक्षण का नियम। तो इसी तरह से बच्चों हम पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जब आप कोई रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होगा और ना ही बेटा द्रव्यमान नष्ट होगा। मतलब आप अभिक्रिया कराने के पहले अभिकारकों का द्रव्यमान तौल लो बेटा, माप लो उसको। जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उतना ही एग्जैक्ट द्रव्यमान किसका होगा? हमारे उत्पाद का। यानी कि अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को बेटा ना तो हम उत्पन्न कर सकते हो ना ही बच्चों इसे नष्ट कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया हूं, पहले ही थ्योरी वाला काम है बेटा, आपका टाइम भी बचाना चाहता हूं मैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान सदैव संरक्षित होता है, अर्थात ना तो द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। और ध्यान रखें बच्चों, इसे किसने दिया था? लेवोजिए ने, है ना। तो एनसीईआरटी में लाबूसिए भी लिखा है, तो वो भी सब सही है बेटा, एक ही बात है ना, सम्मोह माया है। तो चलिए देखते हैं अब हम इसमें एक बात हम बोल सकते हैं कि ये नियम हमें क्या सिखा रहा है। ये नियम सिखा रहा है बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान अभिकारकों का होगा, अभिकारकों का जितना द्रव्यमान होगा बच्चों उतना ही द्रव्यमान होगा उत्पाद का, उत्पादों का द्रव्यमान, ठीक है। यानी कि अभिक्रिया तो हुई, लेकिन बच्चों जितना ग्राम अभिकारक आपने लिए थे उतने ही ग्राम कुल मिलाकर उत्पाद बनेगा। यह कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान, ठीक है। तो यह कहता है बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बेटा हम पैदा कर सकते हो ना ही बेटा इसे मिटा सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए हम समझे, जैसे बच्चों C+O2, बड़ा सस्ता सा उदाहरण ले रहा हूं मैं। कार्बन जो कि ठोस होता है ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करता है बेटा और CO2 गैस बनाता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है या नहीं। कार्बन का बेटा परमाणु भार कितना होता है, यानी मोलर द्रव्यमान 12 ग्राम। ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, लेकिन O2 जब मैं लिखता हूं तो 16 दूनी क्या हो गया? 32 ग्राम। अब CO2 का निकालो, देखो कार्बन का 12 धन ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 तो 44। तो अब आप देख सकते हो बेटा यहां पर अभिकारकों का द्रव्यमान जोड़ के देखो 44 ग्राम है, उत्पाद का द्रव्यमान भी देखो बेटा 44 ग्राम है।
तो इस तरह से अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होगा, यानी कि द्रव्यमान की ना तो कोई क्षति होगी और ना ही बेटा कोई बढ़ोतरी होगी। ठीक है, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, इस नियम का पालन तभी होगा जब आपने जो रासायनिक समीकरण लिया है वो संतुलित हो। अगर समीकरण संतुलित नहीं लिया ना आपने, समीकरण को संतुलित नहीं किया आपने, तो बेटा फिर ये नहीं होने वाला है। अच्छा, समीकरण संतुलित करते आपसे बनता होगा बेटा, ऐसा मैं मान के चलता हूं, और अगर आपसे नहीं बनता है तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप एक बार क्लास 10th में पहले ही अध्याय में मैंने बच्चों को सिखा रखा हूं कि कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते, एक बार उसे देख लीजिए ताकि आपका काम फटाफट हो जाए। तो चलिए बेटा, इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं छोटी सी। वो बात ऐसी है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बेटा सामान्य स्थिति में तो लागू होता है, लेकिन अगर कोई नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है, यानी कि नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन, तो उसमें फिर यह नियम नहीं लगता है किसी नाभिकीय। लेकिन सामान्यतः नाभिकीय अभिक्रिया होती नहीं, ये तो बेटा बड़ी अपवाद वाली अभिक्रिया है, बड़े कम केस में होती है, सूर्य में होती है जैसे मान के चलो, या परमाणु बम में होती है। तो ये खतरनाक अभिक्रिया है, इससे क्या बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि आप कभी ना कभी बेटा 12वीं में फिजिक्स में पढ़ोगे, नाभिक करके एक अध्याय आएगा, वहां पर बहुत डिटेल में समझोगे, है ना। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है तो यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके लिए बेटा, नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, नियम नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए लागू नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है बेटा, देखिए आइंस्टीन ने हमें बताया था, आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था E बराबर mc स्क्वायर। वो समीकरण क्या कहता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि बेटा जब द्रव्यमान ऊर्जा में चला जाएगा तो द्रव्यमान नष्ट हो गया, समझ गए ना। तो ये लेकिन नॉर्मल अभिक्रिया में नहीं होगा, केवल नाभिकीय अभिक्रिया में होगा, है ना। क्योंकि क्योंकि इनमें क्या होता है बेटा, कुछ द्रव्यमान आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार, आपेक्षिकता के सिद्धांत क्या था बेटा, आपेक्षिकता का सिद्धांत E बराबर mc स्क्वायर के अनुसार, देखिए m मतलब द्रव्यमान, E मतलब ऊर्जा, द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं, के अनुसार कुछ द्रव्यमान क्षति हो सकती है, द्रव्यमान क्षति होती है। मतलब बेटा देखो, कुल मिलाकर के द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। मतलब बच्चों कि इसे ना तो हम बढ़ा सकते, ना घटा सकते, ना उत्पन्न कर सकते, ना नष्ट कर सकते। जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होगा। और सबसे अच्छी बात कि ये केवल और केवल नाभिकीय अभिक्रिया में लागू नहीं होगा, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया में कुछ द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में E बराबर mc स्क्वायर का पालन करते हुए परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये बेटा एक छोटा सा नियम है, आप याद रख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए फिर दूसरा नियम देखते हैं, जिसका नाम है बेटा स्थिर अनुपात का नियम। अब ये जो स्थिर अनुपात का नियम है, ये किसने दिया था बच्चों, प्राउस्ट ने। याद रखें, बोर्ड परीक्षा वगैरह में ये प्रश्न आते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो बच्चों याद रखने लायक है, प्राउस्ट ने। हाँ, लेकिन नीट और जेई में ऐसे प्रश्न बेटा इतने इजी थोड़ी आएंगे आपको, तो इसीलिए बोर्ड के लिए पर्याप्त है। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिए बेटा। स्थिर अनुपात के नियम को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, मेरे सामने बेटा 5-6 स्टूडेंट बैठे हुए थे और एक क्लास बढ़िया चल रही थी, और बच्चों ने कुछ गड़बड़ कर दी यार, उधम कर दिया। तो मैंने उनको पनिशमेंट दिया कि जाइए आप
1 लीटर जल लेकर के आइए। हर बच्चे को बोला 1-1 लीटर जल तुझे लेके आना है। गए बेटा बच्चे। जो कुछ बहुत नालायक बच्चे थे, एक ने तो अपने गटर का पानी ले आया बेटा, एक दूसरा बालक आया, उसने गंगा जल लेके आ गया घर से, उसके घर में रखा रहा होगा, उसने गंगा जल लेके आ गया। एक अपना नॉर्मल जो घर में पानी जो पीने का होता है वो लेके आ गया। एक तो भाई साहब बड़ा वैज्ञानिक टाइप का निकला, उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराया, जल बनाया और लेके आ गया बेटा। और एक भैया किसी और तालाब का पानी लेके आया, कोई अलग अलग स्रोत से पानी ले, कोई बेटा बड़ा बढ़िया कुएं का पानी लेके आया। तो ऐसे अलग अलग स्रोत से उन्होंने पानी लेके आए, कोई ने बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के ही पानी बनाया और लेके आ गया। तो ऐसे अलग अलग जगह से पानी आया मेरे पास। अब मैंने बच्चों से पूछा कि बताइए इस पानी का, इस जल का सूत्र क्या होगा। तो बेटा क्या आप सोच सकते हो कि गटर का पानी हो, चाहे बेटा गंगा जल हो, चाहे बेटा कोई भी जल हो, उसका सूत्र क्या होगा। तो बड़े आराम से बच्चों हम बता देंगे कि इसका सर कोई भी जल हो उसका सूत्र तो H2O ही होगा। ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ये जल कहां से लाया आपने। जब बेटा H2O ही है सूत्र, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि जो इसके अवयवी तत्व है, भार की दृष्टि से इनका अनुपात क्या होगा। तो हम बोलेंगे सर H का भार होता है 1, लेकिन 2 H है तो H का भार इसमें होगा 2, और ऑक्सीजन का भार है सर 16। अनुपात निकालेंगे तो 2:16, या बेटा ये हो जाएगा 1:8। ठीक है। इसी तरह से किसी भी यौगिक को बेटा हम किसी भी स्रोत से लेके आए या किसी भी विधि से बनाएं, उसका सूत्र हमेशा वही रहेगा, और उसमें जो अवयवी तत्व है वे भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में होंगे, सदैव एक स्थिर अनुपात में होंगे। इसीलिए इस नियम को हम बोल रहे हैं बच्चों क्या, स्थिर अनुपात का नियम। आता है समझ में। तो चलिए नियम लिखते हैं फटाफट से अपन और आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हम बोलेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होगा बच्चों, किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में उसके अवयवी कण, उसके अवयवी कण मत बोलो बेटा, अवयवी तत्व सदैव सदैव भार के एक स्थिर अनुपात में होते हैं, स्थिर अनुपात में होते हैं। ठीक है, होते हैं, चाहे उसे किसी भी स्रोत से लाया जाए, चाहे उसे किसी भी स्रोत से लाया जाए, या बेटा क्या किया जाए, या किसी भी विधि से बनाया जाए, किसी भी विधि से बनाया जाए। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम समझ सकते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है। तो आप बेटा उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो, अलग अलग स्रोतों तथा अलग अलग विधियों से बनाए गए जल में सदैव हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:8 के भार के अनुपात में होते हैं। ठीक है। और कोई उदाहरण देख लो बेटा, जैसे CO2 गैस। अब आप इस CO2 गैस को बेटा कई तरीके से बना सकते हो, लाखों विधियां CO2 बनाने की, किसी भी विधि से बनाओ। इसमें कार्बन का अनुपात कितना होगा बेटा, कार्बन का भार होगा 12 और ऑक्सीजन का होगा 16 दूनी 32। मतलब बेटा इसे अगर सरलतम अनुपात में करूं तो 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32। मतलब CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है बेटा हमेशा 3:8 होगा। यह अनुपात हमेशा स्थिर होगा, चाहे आप इसे किसी भी स्रोत से लाएं या बेटा किसी भी विधि से बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये नियम जो बनता है बेटा, इसे हम कहते हैं क्या, स्थिर अनुपात का नियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगले नियम की तरफ चलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है बेटा, गुणित अनुपात का नियम, और बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है। गुणित अनुपात का नियम बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलुसेक। क्या नाम था बच्चों, गैलुसेक। तो गैलुसेक ने यह नियम दिया था। तो गैलुसेक ने क्या बोला, चलिए देखते हैं।
गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है बच्चों कि जब कोई दो यौगिक, सॉरी बेटा, जब कोई दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। उदाहरण से समझाता हूं मैं इस बात को। थोड़ा सा बेटा लिख, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं ना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार आप ध्यान से उदाहरण देख लोगे तो पूरी कहानी समझ में आए। जैसे बेटा C+O2 से क्या बनता है बच्चों? CO2। और C+O2 से कभी कभी बनता है CO। अब कब क्या बनता है आपको पता होगा बेटा, अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, अधिक मात्रा में है तो CO2 बनेगा, और ऑक्सीजन अगर कम मात्रा में है तो CO बनेगा, है ना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CO बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखो। आप बेटा कार्बन का अनुपात यहां देखो, कार्बन का भार कितना होगा? 12, और ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा? 16। यहां पर कार्बन होगा 12 और ऑक्सीजन 16 दूनी 32। ठीक है बेटा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित भार को कर दो आप, निश्चित वाले को अलग कर दो, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक तत्व के अलग अलग भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से मिलते हैं वे सदैव आपस में एक सरल अनुपात में होते हैं। क्या बोल दिया यार मैंने, फिर से सुनो। ये निश्चित वाले को छोड़ो, आप किसको लो बेटा? जो अलग अलग है। 16 है और क्या है सर? 32। इसका अनुपात निकालोगे तो 1:2 आएगा। यह एक सरल अनुपात है बेटा। सरल अनुपात होना मतलब कि यह दशमलव में कभी नहीं आएगा, है ना। और कोई उदाहरण? ढेरों उदाहरण है बेटा मेरे पास इसके। जैसे आप हाइड्रोजन मिलाओ और साथ में ऑक्सीजन मिलाओ, एक तो बनता है बेटा अपना जल, और हाइड्रोजन मिलाओ और ऑक्सीजन मिलाओ तो बन सकता है H2O2। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बेटा दो अलग अलग यौगिक बनाते हैं। अब आप H2O में देखो बेटा, आप क्या करो, H2O में देखो, हाइड्रोजन का भार कितना होगा? 2, और ऑक्सीजन का होगा बेटा 8, नहीं सॉरी 16। हाइड्रोजन का भार 1 होता है, लेकिन H2 है तो 1 इंटू 2 करे बेटा तो 2 आ गया, और O का 16। यहां पर हाइड्रोजन का कितना है? 2, और ऑक्सीजन का बेटा 16 दूनी 32। अब मैं क्या बोलता हूं ध्यान से सुनो। जो स्थिर है, जो निश्चित है, जो बराबर है उसको छोड़ो, जो बराबर है इसको छोड़ दो, जो अलग अलग है बेटा उनका अनुपात निकालो। कौन कौन है? 16 और 32 है सर। इनका अनुपात आएगा 1:2। ठीक है। तो पहले हम इस नियम को लिखते हैं बेटा, और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण मैं बताता हूं जो आपको आगे चल के भी बहुत काम पड़ेगा। तो हम बोलेंगे क्या बच्चों, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होता है बेटा, जब दो तत्व आपस में मिलकर, दो तत्व आपस में मिलकर, आपस में मिलकर कम से कम बेटा दो यौगिक बनना चाहिए, है ना। दो यौगिकों के लिए ही है ये। दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों हम, जब दो या दो से अधिक यौगिक बनेंगे तो एक तत्व के, एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, भिन्न भिन्न भार, या बेटा अलग अलग भार, है ना। भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के, जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से या बेटा स्थिर भार से, है ना। निश्चित वाले को तो अलग कर दो, निश्चित भार से मिलते हैं, मिलते हैं, तो बेटा क्या होगा, ये आपस में सदैव एक स्थिर अनुपात में होते हैं। आपस में सदैव एक सरल अनुपात में होते हैं। ध्यान रखना बेटा, आपस में सदैव एक सरल अनुपात में होते हैं। मतलब जो अलग अलग वाले हैं उनको आप निकालोगे तो वो सरल अनुपात में आएंगे, ये कहना चाह रहा है यहां पर, है ना। होते हैं। बढ़िया है बेटा। क्या बोला हमने, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से
मिलते हैं आपस में सदैव एक सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भिन्न भिन्न भार है वो सरल अनुपात में, स्थिर वाले को तो अपन ने अलग कर दिए। एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं बेटा, हम देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलता है बेटा तो ढेर सारे यौगिक बनाता है, मतलब अलग अलग तरह के यौगिक बनते हैं। कुल मिला के नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं बेटा तो 5 ऑक्साइड बनते हैं। पहला हम लेंगे N2O। क्या ले रहे हैं बेटा? N2O। पहला ले लो आप यहां पर, हाँ बेटा N2O ले लो, है ना। N2O का नाम क्या होता है? नाम भी मैं लिखते चलता हूं। इसका नाम होता है बेटा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, इसे बच्चों हम कहते हैं लाफिंग गैस। और लाफिंग गैस मतलब कि इसको सूंघने से क्या हंसी आती है, ये कहलाती है आपकी लाफिंग गैस। इसे सूंघने से बेटा हंसी आती है ना। तो अगर आप बहुत ज्यादा हंसने की आदत नहीं है बेटा, आपको हंसना अच्छा नहीं लगता, तो एक बार लाफिंग गैस सूंघ के देख सकते हैं, है ना। दूसरा होता है एनो। एनो होता है बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर तीसरा होगा N2O3। N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड। फिर बेटा एक और होता है N2O4। अब देखो N2O4 की कहानी है। कहानी यह है कि N2O4 एक्चुअल में पैदा ऐसा नहीं था, ये बेटा था NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था एक्चुअल में ये। लेकिन कुछ कारण होता है। क्या कारण होता है ये तो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। कुछ कारण से ये NO2 अधिक स्थायी नहीं था, और अधिक स्थायी ना होने के कारण इसके दो अणु आपस में मिल गए, और जब इसके दो अणु आपस में मिलते हैं बेटा तो N2O4 बनता है। ठीक है ना, NO2 और NO2 आपस में मिलकर N2O4 बना लेते हैं। अब क्यों बना लेते हैं, इसके दो अणु आपस में क्यों मिल जाते हैं बेटा, ये मैं आगे चल के रासायनिक बंध अध्याय में बता पाऊंगा। तो ये होगा क्या? इसका नाम होगा बच्चों नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अच्छा, आप N2O4 लिखो चाहे NO2 लिखो बेटा, बात तो एक ही है एक ही यौगिक, ऐसा नहीं कि अलग अलग यौगिक है ना, बस वो तो दो अणु मिल गए हैं उसके, ऑक्साइड। और एक और है बेटा, लास्ट है N2O5। N2O5 जिसका नाम होगा बच्चों नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। पेंटा ऑक्साइड। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब इसमें अपन देखते हैं इनके भार को देखते हैं बेटा। यहां पर नाइट्रोजन कितना होगा? नाइट्रोजन का भार सर 14 होता है, लेकिन N2 लिखा है तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? 28। ये हो गया 28। ठीक है, नाइट्रोजन 28 है। ऑक्सीजन देखो बेटा यहां पर कितना होगा? 16। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात मतलब बेटा N अनुपात O अगर निकालो आप तो यहां पर इस यौगिक में है 28 अनुपात 16। NO देखो बेटा, N में नाइट्रोजन कितना है? 14, और O है कितना बच्चों? 16। यहां पर देखो नाइट्रोजन N2 मतलब 14 दूनी 28, और ऑक्सीजन बेटा कितना होगा? 16 तिया 48। फिर यहां N2 मतलब 14 दूनी 28, और बेटा 16 चौके 64। ठीक है बच्चों, और यहां पर होगा 28 और साथ में 16 पंचे 80। इस तरह से देखो नाइट्रोजन 28 है, 14, 28, 28, 28, मतलब बाकी सब में 28, काश यहां भी 28 होती। क्या हम कर सकते हैं? हाँ बेटा, गणित आती इतनी अपन से, अपन दोनों में 2 का गुणा कर दो, है ना। तो 14 दूनी क्या हो जाएगा? 28, और 16 दूनी हो जाएगा बेटा 32। देखिए किसी भी अनुपात में अगर हम किसी समान संख्या का ऊपर और नीचे गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अभी देखो आप, अब मेरी बात को आप समझ जाओगे। यहां पर नाइट्रोजन 28 है, यहां भी 28, यहां भी 28, यहां भी 28, यहां भी 28, मतलब बेटा नाइट्रोजन का भार तो यहां स्थिर है, निश्चित है, बराबर है सब जगह। बराबर वाले छोड़ दो, जो दूसरे दूसरे बेटा मतलब जो बदल रहा है उसको पकड़ो आप। किसको पकड़ो? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन 16, 32, 48, 64, 80 निकालो इसका अनुपात।
16:32:48:64:80। क्या बोल रहा हूं मैं? जो स्थिर है, जो बराबर है, उसको छोड़ दो बेटा, जो बराबर नहीं है उसको पकड़ो। अगर सबको 16 से भाग देते हैं तो 1:2:3:4:5। यह एक बेटा सरल अनुपात है और यही कहता है हमारा गुणित अनुपात का नियम। क्या कहता है नियम? एक बार फिर से सुनिए। यदि दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के अलग अलग भार, एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के समान भार से क्रिया करते हैं, वे आपस में सदैव एक स्थिर अनुपात नहीं बेटा, सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, तो ये बन गया अपना एक और नियम। चलिए बेटा, फिर अगला नियम गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो ये बेटा, वैसे तो ये नियम आपको बहुत मजे से समझ में जाएगा जब आप थोड़ा सा रस समीकरणमिति पढ़ लोगे, लेकिन फिर भी वह, क्योंकि यहां पर सारे नियम पढ़ रहे हैं तो एक साथ यहां पढ़ लेते हैं, और जब बेटा रस समीकरणमिति पढ़ाएंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखिए कैसे हमने ये नियम समझा था। तो गैलुसेक का नियम क्या कहता है, थोड़ा उदाहरण देखो। मान लो बच्चों, नाइट्रोजन गैस है, ये अभिक्रिया कर रही है हाइड्रोजन गैस से, और अभिक्रिया से बन रही है बेटा अपने पास कुछ अमोनिया गैस, NH3 गैस। ठीक है, तो मान लो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या ये अभी संतुलित है? बिल्कुल नहीं बेटा, हमें संतुलित करना पड़ेगा। कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। नाइट्रोजन 2 है तो यहां पर लगाया मैंने 2, हाइड्रोजन 2 या 6 हो गया तो यहां लगाया मैंने 3, बाकी सब तो बेटा संतुलित है। तो अगर हम देखें यहां पर नाइट्रोजन का, यहां सामने बेटा कोई अंक नहीं लिखा है, मतलब एक लिखा है, और एक लिखा है मतलब यहां पर आयतन कितना है? एक है, एक आयतन। और इसका आयतन कितना है बेटा? 3 आयतन है। और इसका आयतन कितना है बच्चों? 2 आयतन है। अब ये आयतन क्या है सर? देख बेटा, मैं बता रहा हूं। इसका मतलब कि इसका एक आयतन मतलब 1 लीटर या 1 ml है। इसका 3 आयतन मतलब 3 लीटर या 3 ml है। 2 आयतन मतलब बेटा 2 लीटर या 2 ml है। ठीक है, तो इनके आयतन का जो अनुपात आप देखोगे कितना होगा बेटा? 1:3। ये एक हमेशा सरल अनुपात होगा। और अगर उत्पाद भी गैस है, लेकिन बेटा ये नियम केवल गैस के लिए लगेगा, है ना, नाम ही यहां पर लिखा गैसीय आयतन संबंधी नियम, केवल गैस के लिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये नियम क्या कहेगा? सुनना ध्यान से, कि स्थिर ताप एवं दाब पर यदि दो गैसें आपस में अभिक्रिया करती हैं तो उनके आयतन सदैव एक सरल अनुपात में होते हैं। सरल अनुपात होना मतलब बेटा दशमलव में नहीं आएगा ये, है ना, सरल अनुपात में होते हैं। एवं यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस है तो वह भी अभिकारक गैसों के साथ सरल अनुपात में होगा। ठीक है बेटा, बाकी इस बात को मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छा होगा जब आप बेटा रस समीकरण मिति पढ़ोगे, वहां पर ऐसे चुटकियों में आप इसी बात को समझ जाओगे, है ना। थोड़ा सा उसको अपन आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक गैसें स्थिर ताप दाब जरूर लिख लेंगे बेटा, स्थिर ताप एवं दाब पर, स्थिर ताप एवं दाब पर दो या दो से अधिक गैसें सदैव आयतन के सरल अनुपात में अभिक्रिया करती हैं। आयतन के सरल अनुपात में अभिक्रिया करती हैं। ठीक है बेटा, और साथ ही साथ एक बात और बोलूंगा मैं, कि यदि बनने वाली गैस, यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस हो, मतलब केवल गैस के लिए लगेगा, है ना, बनने वाला उत्पाद भी गैस हो तो, गैस हो तो
वह भी अभिकारक गैसों के साथ, अभिकारक गैसों के साथ आयतन के सरल अनुपात में होता है। आयतन के सरल अनुपात में होता है। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये बन गया आपका गैलुसेक का आयतन संबंधी नियम, गैसीय आयतन संबंधी नियम। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद इसमें एक बात और सुन लो कि बेटा ये नियम भी तभी हम लगा पाएंगे जब हमने जो समीकरण लिखा है वो संतुलित हो। ठीक है बेटा, और इसके बारे में बात हम आगे चल के तो करेंगे ही, है ना। चलिए आखिरी नियम है फिर, जिसका नाम है बेटा अवोगाद्रो का नियम। अब फिर से बेटा बेचारा अच्छा खासा नाम था इसका, एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नाम हुआ करता था, फिर हम लोग देसी लोग बेटा हिंदी माध्यम के, तो हमने क्या करे इसका नाम ही बिगाड़ दिया बेटा। इसका नाम क्या बना दिया, अवोगाद्रो। ठीक है, तो अवोगाद्रो लिखा है चाहे एवोगैड्रो लिखा है एक ही बात है। तो अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है बच्चों, ऐसे ही मैं थोड़ा समझाता हूं पहले ना। हमने एक चीज पढ़ी थी यार, गैस का एसटीपी पर, है ना, एसटीपी पर, मतलब एसटीपी मतलब बेटा मानक ताप तथा दाब, है ना, पर गैस का मूलर आयतन, गैस का मूलर आयतन कितना होता है बच्चों, मैंने बता रखा हूं आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में। ये होता है 22.4 लीटर। ये बेटा नए जमाने के हिसाब से देखो तो 22.7 लीटर, फिलहाल मैं 22.4 से ही काम कर रहा हूं। तो एसटीपी पर गैस का मोलर आयतन बेटा 22.4 लीटर। मतलब सर कोई भी गैस है अगर मेरे पास, मोलर आयतन मतलब एक मोल गैस का आयतन, एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर। अब वो गैस कौन सी है सर, कोई भी हो सकती है बेटा, हाइड्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, अमोनिया हो सकती है, और ऑक्सीजन हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मीथेन हो सकती, कोई भी गैस हो सकती है, दुनिया की कोई भी गैस हो, यदि बच्चों वो एसटीपी पर है यानी मानक ताप तथा दाब पर है, तो उसके एक मोल का आयतन इतना होगा। मतलब यही तो है बेटा एवोगैड्रो का नियम कि बराबर आयतन में मोलों की संख्या बराबर होगी। क्या बोला बेटा मैंने, बराबर आयतन में मोलों की संख्या बराबर होती है। तो चलिए पहले मैं नियम को लिखता हूं बेटा, फिर आगे कुछ बात बताता हूं मैं। तो हम लिखेंगे पहले इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार क्या बोलेंगे बेटा, स्थिर ताप तथा दाब पर, स्थिर ताप तथा दाब पर किसी किन्हीं भी किन्हीं भी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक गैसों में मोलों की संख्या सदैव समान होती है। मोलों की संख्या सदैव समान होती है। क्या बोल रहे हैं बेटा हम, स्थिर ताप तथा दाब पर किन्हीं भी दो या दो से अधिक गैसों में, रुकना बेटा, समान आयतन के लिए, है ना, अगर उनका आयतन समान हो तब, समान आयतन के लिए क्या होगा बेटा, मोलों की संख्या समान होती है। मोलों की संख्या समान होती है। अब बेटा मोलों की संख्या समान है तो पक्की बात है अणुओं की संख्या भी समान होगी। हालांकि देखो एवोगैड्रो का नियम तो इतना ही है, लेकिन इसमें अपन जोड़ सकते हैं बेटा, अपन ने इतना पढ़ लिया है अब, तो हम बोलेंगे तथा अणुओं की संख्या भी समान होती है। अणुओं की संख्या भी
कैसी होती है बेटा? समान होती है। हाँ सर, अणुओं की संख्या भी समान होती। क्या परमाणु भी समान होंगे? नहीं नहीं बेटा, परंतु परमाणुओं की संख्या भिन्न हो सकती है। हो सकती है बेटा, हो जरूरी नहीं है। बराबर भी हो सकती, बराबर नहीं भी हो सकती। वो उदाहरण से अभी हम देखते हैं। परमाणुओं की संख्या कैसी हो सकती है बेटा? भिन्न हो सकती है। भिन्न हो सकती। ठीक है, तो ये है बच्चों क्या, एवोगैड्रो का नियम। चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं अपन, है ना, क्या बोल रहा है ये नियम। ये तो बेटा अपन ने लिख दिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी नोट्स में लिख लेना, लेकिन मैं समझाता हूं इसको। देखिए एसटीपी पर मान लो बेटा मेरे पास है अलग अलग गैस, जैसे SO2 है। थोड़ा क्रम बदलते हैं अपन। सबसे पहले मान लो H2 है बेटा, फिर मान लो O2 है, फिर है N2, फिर है बच्चों मेरे पास CO2। ठीक है, फिर है बेटा NH3 लेते हैं हम, है ना, NH3, और फिर मान लो CH4। हालांकि दो गैस से ही समझ लेंगे, लेकिन मैं तो बेटा सारी बात अच्छे से बताना चाह रहा हूं आपको, तो ज्यादा गैस ले लो आप, है ना। अब इनका हर एक का अपन आयतन ले रहे हैं बेटा। आयतन हम मन से ले रहे हैं कि अगर एसटीपी पर इसका आयतन हम ले रहे हैं बेटा 22.4 लीटर, इसका आयतन भी हम ले रहे हैं 22.4 लीटर, मतलब प्रत्येक गैस अलग अलग, बहुत सारी गैसें लिए बेटा हमने एसटीपी पर, और उनका आयतन कितना रखा है? 22.4 लीटर। ठीक है बेटा। अब क्या आप मुझे इनमें मोलों की संख्या बता सकते हो? मोलों की संख्या बिल्कुल बता सकते हैं बेटा। एसटीपी पर एक मोल गैस का आयतन है 22.4 लीटर, यानी कि 22.4 लीटर में मोलों की संख्या कितनी बेटा? एक मोल। ये भी होगा बच्चों एक मोल, ये भी होगा एक मोल। हर एक के 22, कोई भी गैस हो उसके 22.4 लीटर में बच्चों मोल तो कितने होंगे? एक मोल। लेकिन शर्त है सर एसटीपी पर, मानक ताप तथा दाब पर। अगर आपने ताप और दाब बदले बेटा, ताप और दाब दोनों बदले या दोनों में से कोई एक बदले, तो ये सब बदल जाएगा, है ना। आप इनमें मुझे अणुओं की संख्या बताइए बेटा। अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बताएंगे क्या? बताइए, एक मोल में यहां पर अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो बेटा एक मोल मतलब 6.02 गुणित 10⁻23, यानी कि एवोगैड्रो संख्या मतलब Na। इसके अणुओं की संख्या क्या होगी? एक मोल मतलब Na, 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 मतलब बच्चों एवोगैड्रो संख्या मतलब 6.02 गुणित 10⁻23। अणुओं की संख्या भी बराबर है। देखिए यदि आयतन समान है तो मोल भी समान है और अणुओं की संख्या भी समान, यही तो आपका एवोगैड्रो का नियम है। क्या हम परमाणुओं की संख्या और बोल सकते हैं बेटा? परमाणुओं की संख्या के बारे में देखते हैं क्या होगा। परमाणुओं की संख्या देखते हैं बेटा। इसके एक अणु में कितने परमाणु? हाइड्रोजन के एक अणु में बेटा दो परमाणु है, तो Na अणु में कितने होंगे? दो Na। इसके एक अणु में दो परमाणु है, तो Na में होंगे दो Na। एक अणु में दो परमाणु है तो परमाणु दो Na। एक अणु में बेटा तीन परमाणु, एक परमाणु कार्बन, दो परमाणु ऑक्सीजन, तो एक अणु में तीन तो Na में तीन Na। एक में चार तो Na में चार Na, और बेटा एक में पांच तो Na में पांच Na। तो यही तो लिखे हैं बच्चों पर ने, क्या लिखे हैं कि स्थिर ताप एवं दाब पर, एसटीपी लिख दिया, मतलब स्थिर ताप और दाब है। तो स्थिर ताप एवं दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में मोलों की संख्या समान होगी तथा अणुओं की संख्या समान होगी, परंतु परमाणुओं की संख्या समान या भिन्न हो सकती। समान भी है और बेटा भिन्न भी है, अलग अलग भी है। तो यही है अपना क्या, एवोगैड्रो का नियम। तो ये थे बेटा सारे अपने
रासायनिक संयोग के नियम, इनमें से एक ना एक नियम आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। इसको बढ़िया से नोट कर ले बेटा, और एग्जाम के पास एक बार हल्का से रिवाइज कर लेना, तो आपसे इससे जो भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। फिर मिलेंगे बच्चों हम अगले लेक्चर में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और हैव अ गुड डे।